जय जोहार और संगवारी मन। कोचिंग नगर के यूट्यूब चैनल में आपन के बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हिस्से कब कब बने, ये आज़ादी के पहले तक वाली जो चीज़ें हैं, एक 15 अगस्त 1947 के पहले तक वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे कि छत्तीसगढ़ कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सारी चीज़ों को जानने से पहले हम लोग चलते हैं आपका 1778 में। ठीक, 6 अप्रैल 1778 1778 क्या विशेष हो गया था इस दिन? तो विशेष ये हो गया था इस दिन कि इस दिन हो गई थी आपकी कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि मैं एक एक करके सारी चीज़ों को कंक्लूड करूंगा आप लास्ट में कि कैसे छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन रहा है। ठीक है, तो कोटपाड़ की संधि होने से जो बस्तर था आपका, कोटपाड़ की संधि होने से जो बस्तर था, बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया। कोटपाड़ की संधि से क्या हुआ? बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। कोटपाड़ की संधि होने से क्या हुई कि बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया आपका। ठीक है, ये 6 अप्रैल 1778 की बात है। मराठे जो छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्से पे रूल करते थे, इस वाले हिस्से पे जो मराठे रूल करते थे आपका, ठीक है, ये आपका अब इस बस्तर रीजन को भी ले लिए, अपने मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना लिए। ये 1778 की बात है। ठीक है, 1778 के बाद फिर जब कहानी आगे बढ़ेगी तो पहली बार अंग्रेज शासन करने के लिए आए। भले आपका अप्रत्यक्ष शासन करने के लिए ही आए, मराठों का प्रतिनिधित्व बनकर के ही, प्रतिनिधि बनकर के ही छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए आए, लेकिन अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में अपना कदम रख दिया। अंग्रेज शासन, ठीक है, ये इनडायरेक्ट रूल था। बहुत ज़्यादा इस कहानी के पीछे मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये याद रखें कि 1818 में अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज यहाँ पे शासन किए। और ये वही टाइम है, 1818, ये वही टाइम है जब आपकी जो राजधानी थी, राजधानी आपकी परिवर्तित हो गई। राजधानी छत्तीसगढ़ की पहले क्या हुआ करती थी? रतनपुर हुआ करती थी, और रतनपुर से राजधानी कहाँ चली गई? आपकी रायपुर में चली गई। ये 1818 का घटनाक्रम है। ठीक है, एक बार फिर से चलिए। 6 अप्रैल 1778 को क्या हुआ? कोटपाड़ की संधि हुई, जिससे जो ये बस्तर वाला रीजन है आपका, ये बस्तर वाला रीजन है, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया। 1818 में पहली बार अंग्रेज यहाँ पे शासन करने के लिए आए, और अंग्रेजों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया छत्तीसगढ़ के प्रशासन में। और वो परिवर्तन ये हुआ कि छत्तीसगढ़ की राजधानी को हमेशा के लिए बदल के कर दिया रायपुर को। 1818 के पहले ये राजधानी आपका रतनपुर हुआ करती थी। ठीक है, आज जो रतनपुर हमको खंडहरों में तब्दील दिखाई देता है, वो रतनपुर कभी छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। ये इतिहास है रतनपुर का। ठीक है, ये 1818 का घटनाक्रम गया। फिर ये आएगा 1854, 1854, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, 1854 में क्या होता है आपका? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है। ठीक, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, डलहौजिया के हड़प नीति। ठीक, अब डलहौजी चचा क्या करेंगे? हड़प लेंगे, उन सारे जगहों को हड़प लेंगे जिसके उत्तराधिकारी नहीं है। डलहौजी की हड़प नीति आएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आएगी। और डलहौजी चचा बोलेंगे कि भैया तुम्हारा कोई आपका ब्लड रिलेशन वाला आपका उत्तराधिकारी नहीं है, आपका खुद का उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, तो आप जो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो आप दत्तक पुत्र बना लेते हैं, आप किसी को गोद ले लेते हैं, ऐसा वाला नहीं चलेगा भैया, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे जो राजा हैं जो अपने उत्तराधिकारी खुद पैदा नहीं कर सकते, ऐसे राजाओं के राज्य को क्या करेगा? डलहौजी हड़प लेगा। ठीक है, तो डलहौजी ने आपका जो ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, जो उस समय नागपुर साम्राज्य के अंतर्गत, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आता था, तो रघुजी तृतीय से इसने अपनी हड़प नीति के तहत इस क्षेत्र को हड़प लिया। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जाकर के 1854 में कहाँ मिल गया आपका? ब्रिटिश भारत बोल लीजिए या ब्रिटिश साम्राज्य बोल लीजिए, ब्रिटिश अंपायर का हिस्सा हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो गया पूरा छत्तीसगढ़ और जहाँ जहाँ मराठा थे। ये 1854 की बात है। 1854 की बात, कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अपने को बहुत अच्छे से पता है कि क्या हुआ? 1857, ठीक है, ग्रेट रिवॉल्ट,
1857 ग्रेट रिवॉल्ट, चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 की महान क्रांति होगी। इस महान क्रांति के वजह से बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। उनमें से एक चेंज जो ये आया कि 1861 में आपका क्या कर दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस का गठन कर दिया गया। ये 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861 का क्या किया गया, सेंट्रल प्रोविंस, जिसको मध्य प्रांत बोल रहा हूं मैं, मध्य प्रांत का गठन किया गया, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हो गया। और इस मध्य प्रांत में बनाए गए 18 जिले, ठीक है। अगर आप मध्य प्रांत देखना चाहो तो मध्य प्रांत मैं एक ऐसा रफ डायग्राम बना दे रहा हूं मध्य प्रांत के लिए। ठीक है, मेरा भारत थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, आप लोग अपना भारत अच्छा बनाइएगा, ठीक है। तो ये मध्य प्रांत, ये पूरा ये जो पूरा महाराष्ट्र वाला इलाका है, ठीक है, ये पूरा मध्य प्रदेश वाला इलाका है, ये आपका थोड़ा सा उड़ीसा वाला इलाका है, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका, ये पूरा आपका क्या बन गया, मध्य प्रांत बन गया। और यहाँ पे कितने जिले बनाए गए, 18 जिले बनाए गए। छत्तीसगढ़ भी तो यहाँ ही पे है ना भैया, ये छत्तीसगढ़ भी यहीं पे है, ठीक। तो इस मध्य प्रांत में कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो इस मध्य प्रांत में मेजर रूप से शामिल था आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सम फ्रिंजेस ऑफ उड़ीसा। पूरा कंप्लीट उड़ीसा नहीं, लेकिन उड़ीसा के कुछ हिस्से जो थे वो मध्य प्रांत में शामिल थे, ठीक है। ये 2 नवंबर 1861 की घटनाक्रम है, जिसमें क्या किया गया, मध्य प्रांत का गठन किया गया। मध्य प्रांत में आपका, मध्य प्रांत यानी कि एक राज्य, ठीक है, मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस, जिसको नहीं समझ में आ रहा मैंने कहा कि एक स्टेट मान लीजिए, एक प्रांत मान लीजिए, एक राज्य मान लीजिए, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये हिस्से थे। और मध्य प्रांत की जो राजधानी थी ये बनाई गई नागपुर को, ठीक है। नागपुर से रूल किया जाता था मध्य प्रांत को, ठीक है। तो यहां तक कहानी घटित हुई, ये 18 जिले बन गए। और इसमें से छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने, ठीक है। इन 18 जिलों में से 3 जिले जो बने वो कहाँ थे, आपके इस छत्तीसगढ़ में थे। कौन कौन से वो जिले थे, रायपुर, बहुत सुंदर, आपके मन में जो दूसरा नाम आया बिलासपुर, और तीसरा है आपका संबलपुर। ये 3 जिले बने आपके कहा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक। अब तीनों जिले के लिए अलग अलग आदेश पारित करना, ठीक है, 3 जिले के लिए 3 अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करना, ये थोड़ा सा टफ जा रहा था। तो इसलिए उस समय की सरकार ने ये सोचा कि मध्य प्रांत में प्रशासन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, क्यों ना हम क्या कर दें, संभाग का गठन कर दें, ठीक है। क्यों ना हम क्या कर दें, संभाग का गठन कर दें। तो 1862 में, 1862 में क्या होता है आपका, मध्य प्रांत में 5 संभागों का गठन किया जाता है, ठीक है। 1862 में क्या किया जाता है आपका, मध्य प्रांत में 5 संभाग बने, मध्य प्रांत में 5 संभाग बने। और इसी समय इन 5 संभागों में से एक क्या है आपका, इन 5 संभागों में से एक है आपका छत्तीसगढ़। और इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपके 3 जिले थे जिनका गठन आपका पहले ही कर दिया गया था 1861 में ही। तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। तो मध्य प्रांत में 5 संभाग बने और उन 5 संभागों में से एक जो था वो छत्तीसगढ़ था। और इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले आपके बने, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब दिया गया, तो इन द ईयर 1862, ठीक है। छत्तीसगढ़ को कमिश्नरी का दर्जा कब दिया गया, ठीक है, तो भी आंसर क्या होगा, 1862 ही, ठीक है। संभाग को डिवीजन या कमिश्नरी भी कह दिया जाता है। एक बार के एग्जाम में पूछा हुआ था कि छत्तीसगढ़ को कमिश्नरी का दर्जा कब दिया गया था, और सब लड़का का क्वेश्चन पूछ दिया, कमिश्नरी का होता है। कमिश्नरी कुछ नहीं होता भैया, कमिश्नरी मतलब संभागी ही होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को कमिश्नरी का दर्जा कब दिया गया, डिवीजन का दर्जा कब दिया गया, संभाग का दर्जा कब दिया गया, आंसर होगा 1862 ही, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके अंतर्गत 3 जिले हो गए आपके, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। तो ये कहानी अभी 1862 तक ही पहुंची है, ठीक है। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं।
और आ जाते हैं 1905 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक कड़ी को जोड़ के बता रहा हूं कि कैसे बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना 1778 में कोटपाड़ की संधि से, ठीक है, कैसे रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले बने, कैसे छत्तीसगढ़ संभाग बना। अब आगे आते हैं कि सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ में कैसे आया, ठीक है। तो सरगुजा संभाग आने की कहानी कहाँ से आएगी, 1905 से आएगी, 1905 से आएगी। इन 1905 में आपका क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमारे अगले जो चचा आते हैं उनका नाम है करजन। 1905 में चचा करजन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। बोले कि बंगाल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बंगाल में हम शासन नहीं चला पा रहे हैं, शासन को हमको सुचारू रूप से चलाना है, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, प्रशासन अच्छे रूप से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए क्या किया जा रहा है, बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। उनका इसके पीछे का मोटिव तो कुछ ही और ही था, ठीक है, क्योंकि बंगाल क्या हुआ करता था, क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था, और इस क्रांतिकारियों के गढ़ को, इस राष्ट्रवाद का जहाँ पे उदय होता था, इस चीज को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किए, ठीक है, और बंगाल का विभाजन करके पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। इसका असर छत्तीसगढ़ पे कैसे पड़ता है, तो इसका असर छत्तीसगढ़ पे इस रूप में पड़ेगा कि जब बंगाल का विभाजन किया गया तो मध्य प्रांत में शामिल था आपका संबलपुर, ठीक है। इसका असर कैसे पड़ेगा छत्तीसगढ़ में मैं बता रहा हूं। मध्य प्रांत में क्या शामिल था आपका, संबलपुर, ठीक है, और बंगाल प्रांत में क्या शामिल था आपका, बंगाल प्रांत में शामिल था आपका 5 रियासत जो कि हिंदी बोलता था, ठीक है। बंगाल प्रांत की ये जो 5 रियासतें थी ये हिंदी भाषी थी, और ये संबलपुर जिले के अंतर्गत जो 5 रियासत थी ये उड़ीसा बोलती थी, ठीक है। तो जब बंगाल विभाजन था तो लगे हाथ संबलपुर वाले कहाँ चले गए, आपका बंगाल प्रांत में चले गए, क्योंकि संबलपुर वाले थे आबा डाबा चाबा, उड़िया भाषा वाला थे, ठीक है, तो उड़िया भाषा बोल रहे थे, और ये पहुंच गए आपका बंगाल प्रांत में। और जो बंगाल प्रांत में हिंदी भाषी रियासतें थी 5, वो आपका कहाँ आ गई, छत्तीसगढ़ में आ गई, ठीक है। तो कौन कौन सी 5 रियासतें थी जो छत्तीसगढ़ में आई, तो इसको ऐसे समझते हैं, ये बंगाल प्रांत से आने वाली 5 रियासतें जो छत्तीसगढ़ में आई हैं, ठीक है, ये जो सरगुजा संभाग का निर्माण करती हैं। एक आपका सरगुजा रियासत जहां पे रक्सेल वंश का शासन है, टी.एस. सिंहदेव महाराज किस वंश के शासक हैं, रक्सेल वंश के शासक हैं। तो एक हो गया आपका सरगुजा रियासत, दूसरा हो गया आपका जसपुर रियासत जहां पे डोम वंश का शासन था, जहां पे डोम वंश का शासन था, जसपुर रियासत। तीसरा उदयपुर रियासत, तीसरा उदयपुर रियासत। चौथा कोरिया रियासत, चौथा कोरिया रियासत, और 5वां चांग बखार, ठीक है। तो सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, कोरिया और चांग बखार ये आपका छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना कब, 1905 में। इससे पहले ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था, ठीक है। अगर इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो ये मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोटपाड़ की संधि से बस्तर तो आ गया था, तो बस्तर वाला रीजन तो था, तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा बिलासपुर हो जाता था, नीचे वाला हिस्सा आपका रायपुर, और ये थोड़ा सा बस्तर वाला जो रीजन था यहाँ पे आपका शासन चलता था काकतीय वंश का, ठीक है। और ये संबलपुर एरिया था, ये संबलपुर एरिया 1905 में निकल करके आपका कहाँ चला गया, बंगाल प्रांत में। संबलपुर एरिया की जो 5 रियासतें हैं इनका नाम है आपका पटना, सोनपुर, बम्बारा, रायरा खोल और कालाहांडी, ठीक है। पटना, पटना, बम्बारा, रायरा खोल, कालाहांडी और सोनपुर, ठीक है। ये 5 रियासतें जो थी आपकी ये कहाँ चली गई, संबलपुर के बंगाल प्रांत में चली गई, और ये आपकी जो 5 रियासतें हैं ये आ गई आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये
ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा क्लियर हुआ। तो मतलब पहली बार 1905 में क्लियर हुआ कि छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये 1905 में पहली बार छत्तीसगढ़ का मानचित्र क्लियर हुआ। ठीक है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने क्लियर नहीं किया है, किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन 1905 में अपने आप क्या हुआ कि एक मानचित्र हमारे सामने आया। ठीक है, जो आज तक बना हुआ है। ठीक है, इसने पहली बार छत्तीसगढ़ की सीमाओं को बताया। तो ये जो आपको सी हॉर्स वाली आकृति दिखती है, जो कि छत्तीसगढ़ का आपका आउटर लाइन है, ये कब क्लियर हुआ? तो ये 1905 में क्लियर हुआ। अभी तक इस मानचित्र को किसी ने ड्रॉ नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन 1905 में ये शेप आ गया था आपका सरगुजा संभाग के इन 5 रियासतों के एंट्री लेने की वजह से। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये छत्तीसगढ़ में कब आया है? 1905 में। सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, कोरिया और चांग बखार जो रियासतें हैं वो छत्तीसगढ़ में एंट्री ले ली हैं। ठीक है, इसके बाद कहानी आपकी आगे बढ़ेगी और 1918 में, ठीक है, 1918 में एक साधारण व्यक्ति, अद्भुत प्रतिभा के धनी पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि राजिम से बिलोंग करते हैं, इनको आया सपना। ठीक है, इनको आया सपना और ये सपना देखे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ स्वतंत्र छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये 1918 में। कितनी बड़ी बात है कि जब आप इतनी सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, अंग्रेज आपके सर पे बंदूक ताने हुए हैं, और आप किस चीज़ का सपना देख लेते हैं? पृथक छत्तीसगढ़ का, सेपरेट छत्तीसगढ़ का। किसको सपना आया? सपना आया सुंदरलाल बाबा, सुंदरलाल बाबा, पंडित सुंदरलाल साहब। ठीक है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का सपना देखा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का मानचित्र ड्रॉ किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा उठे और उन्होंने क्या किया? ये जो मैप, ये जो आउटलाइन है, ये इन्होंने ड्रॉ किया। इन्होंने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा हो। ठीक है, तो पहली बार 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया और छत्तीसगढ़ की नींव रखी। छत्तीसगढ़ की नींव रखने का मतलब कि छत्तीसगढ़ का सपना देखा। ठीक है, और उसके पीछे लग गए। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ को किसी भी प्रकार से हमको क्या कराना है? पृथक कराना है। 1918 में पहली बार पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यह सपना देखा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा, प्रथम संकल्पनाकार, फर्स्ट ड्रीमर ऑफ छत्तीसगढ़ पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये 1918 की बात है। इसके बाद फिर आता है आपका 1924। 1924 रायपुर जिला परिषद, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बैठक होती है, जिला परिषद की बैठक होती है। और इस जिला परिषद की बैठक में 1924 जिला परिषद की बैठक में वामन राव लाखे हैं, वामन राव लाखे, ये छत्तीसगढ़ को पृथक करने के लिए एक संकल्प पारित करते हैं। ठीक है, ये 1924 की बात है। रायपुर जिला परिषद में वामन राव लाखे ने क्या किया? छत्तीसगढ़ को पृथक करने के लिए एक संकल्प पारित किया। ठीक है, संकल्प पारित किया, एक रिजोल्यूशन पारित किया कि छत्तीसगढ़ को पृथक किया जाए। ये 1924 की बात है। 1924 के बाद कहानी और आगे बढ़ती है। ठीक है, 1925 में, ठीक है, कुछ राजाओं, कुछ जमींदारों, कुछ गौटिया, कुछ माल गुजारों ने मिल करके एक संगठन स्थापित किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। 1925 की बात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। हालांकि इसका डायरेक्टली छत्तीसगढ़ के बनाने में, छत्तीसगढ़ के निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ के में इसका काम रहा। सुधी का मतलब होता है ध्यान आकर्षित कराना। ठीक है, ध्यान खींचना, ध्यान रखना। ठीक है, बोलते नहीं कि हमारा कोई सुध नहीं ले रहा है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना होता है छत्तीसगढ़ का। तो ये जो राजाओं का, जमींदारों का, गौटियों का संघ था, इन्होंने क्या किया कि छत्तीसगढ़ के तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। इस संगठन का रोल बस इतना ही है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ छत्तीसगढ़ का ध्यान आकर्षण करने का काम करता है। ठीक है, कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। ये 1925 की घटना। 1925 के बाद फिर 1936 ठीक है, 1935 का एक्ट आता है और 1935 के एक्ट के बाद क्या होता है? 1936 में आपका जो बरार, ठीक है, 1936 में क्या किया जाता है
कि जो 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया है, बरार को भी मध्य प्रांत में मिला दिया जाता है। तो बरार को मध्य प्रांत का हिस्सा बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है? इन द ईयर 1936, 1935 के एक्ट आने के बाद बरार को छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना दिया। ठीक है, तो अब जो मध्य प्रांत था, अब वो मध्य प्रांत एवं बरार हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? वो मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक, तो ये 1936 की बात है। 1936 के बाद आता है आपका 1939, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण साल आ जाएगा आपका क्या? 1939, 1939। 1939 बोलते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए त्रिपुरी अधिवेशन। आपके दिमाग में आना चाहिए त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। भारतीय इतिहास में त्रिपुरी अधिवेशन का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी के जो प्रत्याशी रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया, उनको पराजित करके सुभाष चंद्र बोस क्या बन जाते हैं? आपके अध्यक्ष बन जाते हैं। ये थोड़ा सा महात्मा गांधी को खटकता है। ठीक है, उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और ये सारा घटनाक्रम चल रहा है त्रिपुरी अधिवेशन में। तभी त्रिपुरी अधिवेशन के 500,000 की भीड़ में पीछे से एक व्यक्ति हाथ उठा के ऐसे खड़ा होता है और बोलता है कि सुनिए, आप लोग यहाँ पे इतने गणमान्य लोग हैं, अगर छत्तीसगढ़ को राज्य बना देते तो कैसा रहता? अब सब लोग अचंभित, चिंतित, इतना बड़ा टेंशन है। सुभाष चंद्र बोस जीत गए हैं, महात्मा गांधी ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे हैं। निराशा है महात्मा गांधी को कि उनका जो प्रत्याशी था वो जीता नहीं, और उतना में पीछे इतना कॉन्फिडेंस, पंडित सुंदरलाल शर्मा का कॉन्फिडेंस। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या किए? आपका उस भीड़ में खड़े हो गए, उस भीड़ में खड़े हो गए पंडित सुंदरलाल शर्मा, और बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ को पृथक करवा देंगे क्या? छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा? तो उनको बोले बैठो, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा, धैर्य रखो, पहले भारत को आज़ाद होने दो, भारत का आज़ाद होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। ये कितना अपने आप में ताजुब है, कितना हैरान करने वाला है पृथक छत्तीसगढ़ की मांग त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन का एक और महत्व ये है, ठीक है, अपनी मांग को कैसे रख पाए पंडित सुंदरलाल शर्मा? तो त्रिपुरी अधिवेशन में हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े कवि हैं गिरवर दास वैष्णव। गिरवर दास वैष्णव, तो गिरवर दास वैष्णव की एक रचना है छत्तीसगढ़ सुराज। छत्तीसगढ़ सुराज, तो इस छत्तीसगढ़ सुराज का वितरण भी हुआ था इस आपके त्रिपुरी अधिवेशन में। तो ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि त्रिपुरी अधिवेशन में किस पत्रिका को बांटा गया था? तो छत्तीसगढ़ सुराज किसके द्वारा रचित है? गिरवर दास वैष्णव के द्वारा। तो ये पूरी कहानी है त्रिपुरी अधिवेशन की 1939 की। 1939 के बाद कहानी पहुंचती है आपकी 1946 में। ठीक है, तो 1946 की दो घटनाएं, 1946 की दो घटनाएं हैं। पहला वाला कम इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो पहली घटना है वो ये है कि रायपुर में कांग्रेस का सम्मेलन होता है। 1946 में क्या होता है? रायपुर में कांग्रेस का सम्मेलन होता है। रायपुर में कांग्रेस का सम्मेलन, रायपुर में कांग्रेस का सम्मेलन होता है। इस रायपुर के कांग्रेस के सम्मेलन में जो आपके एक नेता है विश्वनाथ यादव, ठीक है, तो विश्वनाथ यादव के द्वारा क्या किया जाता है? पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी जाती है, उसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है विश्वनाथ यादव के द्वारा, विश्वनाथ यादव के द्वारा। और क्योंकि 1946, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है, बहुत सारा उपाहपोह मचा हुआ है क्रांतिकारियों में, आंदोलनकारियों में, नेताओं में, और विश्वनाथ यादव बोलते हैं कि क्यों ना छत्तीसगढ़ को अलग किया जाए, ये एक प्रस्ताव लेके आते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं ए विश्वनाथ बैठो यार, तुम अभी प्रस्ताव लेकर के मत, अभी बहुत टेंशन है। ठीक है, तो इनके प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है? आपका निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये विश्वनाथ यादव प्रस्ताव लेकर के आते हैं जिसको निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी घटना 1946 की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी घटना ये है क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, बहुत ही बड़े नेता छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मजदूर नेता, छत्तीसगढ़ के सहकारिता के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है।
ठाकुर प्यारेलाल सिंह को क्या लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण हो रहा है। शोषण कौन कर रहा है? ये मध्य प्रांत के लोग कर रहे हैं, मध्य प्रांत में बैठे नेता कर रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को क्या किया जा रहा है? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ को अलग कराना जरूरी है। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह अपना एक संगठन लेकर के आते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन लेकर के आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आते हैं। ठीक है, जो सुव्यवस्थित संगठन है आपका, इसका नाम है ठाकुर प्यारेलाल द्वारा स्थापित किया गया छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। तो छत्तीसगढ़ की जनता का जो शोषण हो रहा है, यहाँ के भोले भाले लोगों का जो शोषण हो रहा है, उसका विरोध करना है, उसके लिए इन्होंने एक संगठन तैयार किया, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इस संगठन का काम क्या था? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत से अलग कराना। ठीक है, और ये अपने आप में पहला संगठन था जो छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के लिए बना था। तो आप इसको क्या बोलते हैं? प्रथम संगठन। छत्तीसगढ़ को पृथक कराने के लिए प्रथम संगठन छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा ये संगठन बनाया गया। ठीक है, और इस संगठन ने अच्छा काम भी किया आपका। ठीक है, इस संगठन ने अच्छा काम किया और इसके बाद फिर भारत आज़ाद हो जाता है। ठीक है, आपका आ जाता है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाएगा? आपका आज़ाद हो जाएगा। लोग अपना आज़ादी की खुशी मनाने में व्यस्त हो जाएंगे और छत्तीसगढ़ का निर्माण कुछ समय के लिए लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। ठीक है, और आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो छत्तीसगढ़ था वो आपका मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा। ठीक है, ये कब की बात है? 1947 की। भारत आज़ाद हो गया और छत्तीसगढ़ अभी आज़ाद नहीं हो पाया है। ठीक है, ये अभी मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा है। इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इतना देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी तक मेरे 4-5 ही सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, 2-3 दोस्त और मेरे ससुर की बेटी, इतने ही लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। आप लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद।